हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11 का हम हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 13 फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि इनकी एक कहानी है पहलवान की ढोलक, जो कि एक कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार फणीश्वरनाथ रेणु का कवि परिचय हम देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ। इनका जन्म जो है 4 मार्च, जन्म इनका 4 मार्च 1921 में हुआ। जन्म इनका कब हुआ? 1921 में हुआ। औराही हिंगना जिला पूर्णिया में, जो कि बिहार में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी है मेला अंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, आंगनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, शुद्ध अशुद्ध पूर्व, ये इनके संस्मरण हैं। नेपाली क्रांति कथा, ये इनका रिपोर्टाज है। और रेणु रचनावली इनकी 5 खंडों में संकलित है, समग्र है। ये इनका मूलतः जो है कवि परिचय है। निधन इनका 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुआ था। बिहार में इनका जन्म हुआ और पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, यश खड़े हुए आप बताइए, जन्म कब हुआ फणीश्वरनाथ रेणु का? 4 मार्च 1921। और इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है? वो पहलवान की ढोलक। सिट डाउन। हाँ, अब इनके बारे में जो है हिंदी साहित्य में क्या कहा गया है, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अपनी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने नियम कानून कायदों को अर्थात रूढ़ियों को तोड़कर भी जो है बाहर निकलते हैं और अपने जीवन को अपने मुताबिक गढ़ने लगते हैं। इनमें ही किसका नाम आता है? फणीश्वरनाथ रेणु का। उन्होंने समाज की जो रूढ़ियां थी, परिपाटी थी, उन पे ना चल के अपने हिसाब से इन्होंने जो है अपने साहित्य का सृजन किया। अपने नियम कानून कायदे उन्होंने खुद बनाए। अब मेन ये है कि ये एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे। आंचलिक उपन्यास उन्होंने लिखा। उनका सबसे फेमस है मेला आंचल। मेला आंचल नाम का उपन्यास जो है इनका, वो इनका सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी। किससे? मेला आंचल। तो जो ये रेणुक है, उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा उनका। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों भी आपको पता है, उस समय जो है हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे देश में जो है आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उसमें उन्होंने अपना साहित्य के माध्यम से उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर दिखाने में भी वो सहायक रहे। तो कहने का तात्पर्य है, पहले कवि जो है कैसी रचनाएं रचते थे जिसमें देश प्रेम की भावना हो, लोगों में जो है क्रांति की भावना पैदा हो, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उनमें जो है क्या हो, जज्बा हो। इसीलिए कवि जो है इस तरह की कविताएं लिखा करते थे। 1954 में 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास, मैंने बताया था अभी, सबसे फेमस इनका एक उपन्यास है मेला आंचल, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और इसी से हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा मिली। मेला आंचल क्या है? एक गांव विशेष की, मेला यानी गंदा, आंचल यानी दुपट्टा जो है उसका। तो गांव के जो ग्रामीण जनजीवन है, वहाँ का जो परिवेश है, उसके ऊपर जो है इन्होंने ये मेला आंचल नाम का उपन्यास लिखा। ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण परिवेश, वातावरण, उसके ऊपर उन्होंने ये उपन्यास लिखा और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी। अब हम जो है, जो हमारे सामने जो चैप्टर है पहलवान की ढोलक, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो पहलवान की ढोलक नाम की इनकी जो कहानी है, इस पहलवान की ढोलक कहानी में इन्होंने, ये आपकी कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक, इसमें
प्रतिनिधि कहानियों में ये शामिल है, यानी कि उनकी जो अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी उनमें ही एक ये कहानी भी उनकी फेमस है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की यानी फणीश्वरनाथ रेणु की जितनी भी विशेषताएं थी साहित्य को लेकर, उसमें जो है सब विशेषताएं इसके अंदर अभिव्यक्त होती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की, देखो जैसे इन्होंने मेला अंचल जो उपन्यास था वो भी प्रसिद्ध क्यों हुआ, उन्होंने ग्रामीण परिवेश को अपना जो है विषय बनाया अपने साहित्य का। वैसे ही उन्होंने जो ये पहलवान की ढोलक है, ये भी एक गांव से रिलेटेड एक स्टोरी है पहलवान की। तो ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। पात्रों और परिवेश में इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि बहुत कम जगह ऐसा मिलता है। दुर्लभ, दुर्लभ एक शब्द आया है, इसका विपरीतार्थ कोई बता सकता है? हाँ अंकित, वेरी गुड, सुलभ। दुर्लभ का सुलभ, दुर्लभ यानी जो बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो और सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया था। यानी कि जो अब ये जो पहलवान की ढोलक हम पढ़ेंगे, आपको पता है ढोलक किस काम आती है? बजाने में। जब हम संगीत गाते हैं तभी तो ढोलक बजती है। तो उन्होंने जो है एक गद्य में भी, अर्थात उन्होंने एक कहानी लिखी है और उस कहानी में भी संगीत पैदा कर दिया है। जतिन क्या हुआ? जो है संगीत पैदा कर दिया है उन्होंने, अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। उन्होंने जो कॉम्बिनेशन किया है इसका कि पहलवान की ढोलक जो बोलती है और वो पहलवान समझता है उसकी आवाज को कि वो ढोलक क्या कहना चाह रही है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। लेकिन उन्होंने गद्य में भी जो है संगीत पैदा कर दिया, ऐसा इसीलिए कहा गया है। सीधे बैठो। अब जो है इन्हीं विशेषताओं के साथ रेणु की जो ये कहानी है, ये व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इनके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। इसके अंदर राजा साहब जो थे उनकी जगह नए राजकुमार आ जाते हैं। फिर राजा साहब तो इसको आश्रय देते हैं पहलवान को, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब उनके राजकुमार आते हैं, अर्थात उनके पुत्र जब राजा बनते हैं, तो वो जो है किस तरह से सत्ता में परिवर्तन ला देते हैं, वो सब जो है इस कहानी में हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक सस्पेंस है एक तरह से। अभी आगे देखना कितना, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित होने का प्रतीक है। बताया है कि क्या प्रतीक है कि जब राजा साहब मर गए, उसके बाद दूसरे जो है उनके पुत्र जब राजकुमार जब राजा बने और फिर उसके बाद में नई व्यवस्था हुई, और किस ये नई व्यवस्था किसका प्रतीक है ये इस हम अध्याय में पढ़ेंगे। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत पर, भारत यानी हिंदू देश हो गया और इंडिया, अंग्रेज जब हमारे यहाँ छा गए थे तो उसका उल्लेख है। हाँ फैजल, इस जो कहानी हम पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक, उसके रचयिता कौन है? पहले सुनाई नहीं दे रहा था क्या? आप बताओ देवेश। हाँ फणीश्वरनाथ रेणु। तो जो है इसमें एक पहलवान है जिसका नाम क्या है? लुट्टन। लुट्टन पहलवान है, उसका नाम, जो पहलवान है इस कहानी का, जो मेन नायक है इस कहानी का, उसका नाम लुट्टन है। और वो जो है इस कहानी में किस तरह से अपनी गरीबी को वो शौक बना, मतलब इसकी गरीबी जो होती है उसमें जो पहलवानी का उसको शौक है, उसको वो एक बिजनेस बनाता है एक तरह से, और फिर आगे जाके वो पहलवानी ही उसको प्रसिद्धि दिलाती है और अंत में उस पहलवानी की वजह से ही वापस वो अपनी उसी स्टेज पे आ जाता है। क्योंकि जब एक नए राजकुमार का प्रवेश होता है तो उसकी जीवन जो है वापस से फिर से पलट जाता है। तो हम ये जो स्टोरी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस स्टोरी में जो है बताया गया है कि ये पाठ जो है हमारे मन में कई प्रश्न छोड़ जाएगा, ये लेखक ने इसमें बताया है। अब हम देखते हैं स्टोरी को कि क्या है। हाँ, पहलवान की ढोलक जो है इस स्टोरी का नाम है, जिसमें एक पहलवान होता है, उसका नाम होता है लुट्टन सिंह, और वो जो है ढोलक बजाता है और वो ढोलक ही उसका गुरु भी होती है, और वो ढोलक के माध्यम से
अपना इतना ट्रेंड हो जाता है, इतना अच्छा पहलवान बन जाता है, और फिर उसी के माध्यम से वो जीतता भी है, क्योंकि वो ढोलक जब बजती है तो वो समझता है कि वो ढोलक उसको क्या कहना चाह रही है। तो इस तरह से जैसे कोई आपके एक रेफरी होता है, वो आप विसल बजाता है, आप समझते हो कि भाई ये करना, इसका ये करने के लिए कह रहा है, इस तरह से गेम में चेंज हो जाता है सब कुछ उसकी वजह से। तो वैसे ही जो है पहलवान की ढोलक की वजह से भी उसका जो है वो दंगल में जीत जाता है, उस ढोलक की वजह से वो जीतता है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचानता है। जब वो बजती है तो वो पहचानता है कि वो क्या कह रही है, उसको दाव पेचों को समझता है। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जाड़े का दिन, जाड़े यानी क्या होता है? सर्दी। सर्दी का दिन था, मतलब सर्दी का समय था उस समय। अमावस्या की रात, अमावस्या आप जानते ही हो, जब एकदम अंधेरी रात होती है। एक रात पूर्णिमा की होती है जब फुल मून होता है, एक रात होती है अमावस्या की जब मून होता ही नहीं है और अंधेरा होता है काफ़ी। तो उस समय की बात हो रही है, मतलब बात हम कर रहे हैं सर्दियों के मौसम की। रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियात शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। भरियात का मतलब होता है भय से व्याकुल। जो बच्चा होता है, मान लो कोई बच्चा जो डर जाता है, बच्चा जब डर जाता है, वैसे ही जब हैजा और मलेरिया किसी के गांव में जो है हैजा और मलेरिया की बीमारी फैल रही थी और सब लोग जो है उस बीमारी से थर-थर कांप रहे थे। पुरानी उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता मतलब क्या होता है? क्या होता है? निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, शांति जो होती है उसको क्या कहते हैं? सन्नाटा एक तरह से, या उसको शांति भी कम कह सकते हैं। जब हम शांत माहौल होता है उसको कहते हैं निस्तब्धता, जब बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं आए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब कहने का मतलब है कि रात हैजा और मलेरिया फैला हुआ था ना गांव में, तो एक महामारी आ रखी थी, तो उस वजह से रात आंसू बहा रही थी। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। रात कोई इंसान नहीं है और उसके आंसू नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ उसकी तुलना मनुष्य से कर दी गई है। मतलब मनुष्य जिस तरह से आंसू बहाता है वैसे ही रात जो है आंसू बहा रही थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मानवीकरण अलंकार से मनुष्य से उसको कंपेयर कर दिया है। यहाँ क्या है, हैजा और मलेरिया की बीमारियां फैल रही थी तो लोग मर रहे थे और उनके घर वालों के आंसू जो है टप टप पूरी रात भर उनके आंसू बहते रहते थे। और करुण सिसकियाँ यानी दुख भरी सिसकियाँ जो है वो, ध्यान दो, सिसकियाँ जो है रात भर बड़ी दुख भरी सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही, यानी कि रात को अब कौन कितना क्रंदन करेगा, कौन कितना रोएगा, इसलिए रात में तो चुपचाप अपनी सिसकियों को दबा के उन्होंने रखा हुआ था वहाँ के लोगों ने, जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि लोग उस महामारी से मरते जा रहे थे और रात में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सिसकियाँ जो है आ जाती थी उनकी आवाज़ें। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। मतलब वो जो तारे टूटते हैं वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं ना, वैसे अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये भी एक मानवीकरण है तारों को। खिलखिलाकर हंसता कौन है? मनुष्य, जबकि तारों से हंसाया गया है। इसका मतलब है यहाँ मानवीकरण अलंकार है। सियारों का क्रंदन, सियार आप जानते ही हो, जेकाल जो होते हैं जिनको इंग्लिश में बोल सकते हैं। और पेचक, पेचक कौन होते हैं? कोई बताएगा? पेचक, पेचक जो है उल्लू को कहते हैं। तो रात में जो है सियारों की रोने की आवाज, क्रंदन यानी रोने की आवाज, और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। निस्तब्धता यानी सन्नाटे को, जब उनकी आवाज आती थी रोने की तो एकदम उस सन्नाटे में जो है भंग पड़ जाता था। गांव की झोपड़ियों से कराने और कै करने की आवाज, कै ऐसे मतलब जैसे कोई मतलब कराता है तो उसकी आवाज इस तरह से आती है। कै करना मतलब एक तरह से जब मरने की कंडीशन हो जाती है तो ऐसी आवाज़ें जो है उसमें मरने के टाइम मनुष्य हरे राम हे राम भगवान का नाम लेता है, तो हे राम हरे राम भगवान की टेर अवश्य सुनाई देती थी। टेर यानी पुकार। लोग जो है मरने के टाइम भगवान का नाम ले रहे थे कि भाई मरना तो है ही, तो वो राम राम जप रहे थे।
तो इस तरह से आवाजें सिर्फ निस्तब्धता में यही आवाजें सुनाई दे रही थी। किस किस की? एक तो सियार और पेचक की, पेचक यानी उल्लू, और जो है राम राम कर रहे थे लोग मरते टाइम। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, और बच्चे भी जो है अब बेचारे भूखे प्यासे रात में हेजे मलेरिया से पीड़ित बच्चे भी जो है जोर जोर से रो देते थे कभी कभी, और अपनी माँ को पुकारते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, लेकिन जो सन्नाटा था रात्रि का उसमें ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता था। हाँ, रात्रि अपनी कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है कि कुत्ते क्या है, परिस्थिति को भांप जाते हैं। आपको पता है जब कोई अनहोनी होती है ना, तो कुत्तों को सबसे पहले पता लग जाता है और वो रोने लगते हैं रात में। और कुत्तों का रात में रोना क्या है, अशुभता का सूचक माना जाता है ना। ऐसे कहते हैं कुत्ते रो रहे हैं यानी कुछ गलत होने वाला है। हाँ, वे दिन भर रात के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर राख के घूरों पर, घूरों क्या होता है? हाँ, कचरे का ढेर, कचरे का ढेर होता है ये घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर, बेचारे कुत्ते जो है रात में गठरी की तरह सिकुड़कर कचरे पर बैठकर मन मारकर पड़े रहते थे, और संध्या पर गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, लोग रातों रात मर रहे थे, इसलिए कुत्ते भी जो है रोने लगते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती और उसकी सारी रात्रि जो अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब क्या है, पहलवान जो है अब उसकी ढोलक रात भर बजती रहती थी। वो क्यों बजती थी? ताकि जो रात में इतने परेशान लोग हैं उनका ध्यान जो है उस ढोलक की तरफ जाए, और वो उसके जो ढोलक की आवाज़ है उससे उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो और वो उसको ध्यान से सुने। तो इस तरह से वो पहलवान की ढोलक रात भर बजती थी, तो सन्नाटा जो था ना उसको दूर करती थी, और उनकी जो भीषण जो महामारी चल रही थी वहाँ पे उसके दुख को भी थोड़ा कम करती थी। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। संध्या से लेकर यानी कि शाम को बजना शुरू होती और सुबह तक उस पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। संध्या क्या होती है? यश, स्टैंड अप। क्या बातें हो रही इतनी सीरियस? ये पहलवान की जो ढोलक है वो कब से कब तक बजती थी? रात से लेकर सुबह तक। हाँ बैठो, संध्या से लेकर प्रातःकाल तक बजती रहती थी। और उसका साउंड क्या था, उसकी आवाज क्या थी? चढ़ धा गिरधा। और इसका अर्थ भी था जिसको वो कहना चाह रही थी, यानी आजा भिड़ जा। ये ढोलक ये कह रही थी, मतलब चढ़ धा गिरधा का यहाँ अर्थ है आजा भिड़ जा। तो वो ढोलक जो बजती थी ना उसकी हर आवाज में एक अलग अर्थ होता था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, मयंक इधर ध्यान दो। और दूसरा क्या था? चटाक चढ़ धा, और इसका भी अर्थ था उठाकर पटक दे। अर्थात पहलवान की ढोलक जो क्योंकि पहलवान क्या था, एक दंगल में पहलवान था ना, कुश्ती लड़ता था, तो वहां पर जो दाव पेच चलते थे और उसके माध्यम से जो है वो उसको कहता था। वो जो ढोलक थी वो उसकी आवाज सुन के पहचानता कि ढोलक क्या कह रही है उसको। तो इसीलिए वो कह रहा था, वो कहती थी चटाक चढ़ धा। इसका जब वो इस तरह से बजती तो आवाज आती तो उसका अर्थ होता उठाकर पटक दे। तो वो समझ जाता था। यही आवाज मृत गांव में, और क्वेश्चन बनता है कि मृत गांव में पहलवान की ढोलक की कौन सी आवाज संजीवनी भरती थी? तो आंसर क्या आएगा? हाँ, चढ़ गिरधा और चटाक चढ़ा। ये जो आवाज थी ढोलक की वो मृत गांव में भी, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, इसलिए संजीवनी क्या होती है? जीवन देने वाली। हाँ, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको जीवन दान दे देती है, तो वो शक्ति भरती थी। और लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया भर के यानी पूरी दुनिया भर के लोग उसको जानते हैं। अब ये देखो आपके सामने पहलवान है और ये इसकी ढोलक है,
और ये आवाज कर रही है चढ़दा गिरधा आजा बिड़जा आजा बिड़जा। हाँ देखो, क्योंकि वहाँ पे तो हेजा वगैरह फैला हुआ था ना, तो ये इस तरह से पूरा सीन दिया हुआ है गांव का। और जब रात को पहलवान ढोलक बजाता था और सारे गांव के लोग जो है उसकी ढोलक की आवाज़ से पूरी रात निकाल लेते थे। हाँ अब जो है आगे, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा, जो होल इंडिया मतलब पूरा भारत होता है वैसे तो, लेकिन उसकी सीमा एक जिले तक की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, यानी वो जिस जिले में था वहाँ के सारे लोग उससे जरूर परिचित थे, लेकिन वो उसको क्या नाम दे रहा है, होल इंडिया, यानी कि पूरे देश में ही वो मानो फेमस हो। लेकिन उसका देश किस में सीमित हो गया था, उसके जिले में ही। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही छोड़कर अनाथ बनाकर चल बसे थे, यानी जब वो 9 साल का था, छोटा बच्चा, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। कहने का मतलब है वो भी शायद चल बसता, लेकिन विधवा सास ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया, पाल पोस कर उसको बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण का मतलब है जो गाय का दूध बिना गर्म किए हुए जो गरम गरम निकलता है, निकलते टाइम जो दूध होता है, ताज़ा दूध गर्म, तो वो दूध पीता था और कसरत किया करता था। यानी बचपन से ही उसका शरीर जो है एक पहलवान के जैसा था और वो काम भी इस तरह से करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। उसकी सास को परेशान करते थे ना, तो वो कसरत करता था कि मैं लोगों को हरा सकूं, उनको जो है ये जो मेरी सास को परेशान कर रहे हैं ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। इसलिए जो है वो क्या करता था, कसरत किया करता था। नियमित कसरत से ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया। यानी जब हम रेगुलर कसरत करते हैं तो हमारा शरीर भी क्या है, सुडौल बन जाता है, बलिष्ठ बन जाता है। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लग गया। पूरे गांव में सबसे अच्छा पहलवान बन गया वो। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। यानी कि 45 डिग्री जब पहलवानों की तरह इस तरह से चलने लगा। एक बार वह दंगल देखने, अब उसके साथ उसका जीवन कैसे बदलता है, अब उसके जीवन ने नया मोड़ लेगा। अब इस स्टोरी में तो देखिए आप, एक बार क्या होता है, वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल आपको पता है क्या होती है, कुश्ती होती है, जब एक ग्राउंड में जो है कुश्ती लड़ी जाती है। हाँ हाँ, गीता बबीता वाली। तो जो है श्यामनगर मेला देखने गया वो। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। यानी कि जब वहां पे पहलवान लड़ रहे थे और दाव पेच लगा रहे थे तो वो जो है बड़ा उससे रहा नहीं गया, क्योंकि उसको वो भी कुश्ती में ट्रेंड था। और एक जब अच्छा पहलवान होता है उसके सामने दूसरे लड़ रहे होते हैं, उसका भी मन करता है कि मैं भी जाके वहां लड़ूं। और जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब यहाँ शेर का बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि सच में शेर का बच्चा आया था वहाँ, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति था, चांद सिंह नाम था उसका, उसको जो है वो किसी से अपराजित नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि वो कोई किसी से नहीं हारा था वो दंगल में, इसीलिए उसको शेर का बच्चे का सब टाइटल मिल गया था कि ये तो शेर का बच्चा है, किसी से हारता नहीं है। हाँ समीर, जो मैंने शेर का बच्चा टाइटल किसको मिला हुआ था, चांद सिंह को ये एक टाइटल मिला था, शेर का बच्चा। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, और चांद सिंह का जो गुरु था उसका क्या नाम था, बादल सिंह। पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। पंजाब से आया था वो पहले श्यामनगर मेले में। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी
जोड़ी और उनके सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। गिरोह यानी समूह है। तो उसके सब 3 दिन में ही जितने भी पंजाबी और पठान पहलवान थे ना, उन सबको उसने हरा दिया था। और क्या नाम प्राप्त कर लिया था उसने? शेर का बच्चा, यानी एक टाइटल उसको मिल गया था। किसको? चांद सिंह को। क्योंकि वो सबसे किसी से हारा नहीं था ना, इसलिए लोगों ने, अब आगे आएगा ना वो तो फिर हारेगा। हाँ हाँ, अब आगे देखिए। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की यानी जो पहलवान लोग यूं उछल कूद करते हैं ना, उसमें दुल्की यानी उछलना थोड़ा, तो इस तरह से दुल्की लगाता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। और वहाँ के जो नौजवान थे ना, सीधे बैठो, वहाँ के जो नौजवान थे ना, वो उससे लड़ने से की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। और चांद सिंह जो है, उसको टाइटल क्या मिला था? क्या टाइटल मिला था? शेर का बच्चा। तो इसलिए जो है, अब जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही वो बीच बीच में यूं दहाड़ने की आवाजें निकालता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने, अब आगे देखिए, अब एक कहानी नया मोड़ लेती है। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। किसको दरबार में रखने की बातें कर रहे थे? चांद सिंह को। इतने में ही क्या है, लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। अब लुट्टन सिंह ने कहा कि भाई ये किसी से पराजित नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी इससे लड़ना चाहता हूँ। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित यानी थोड़ा सा, किंचित यानी लेश मात्र थोड़ा सा, उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया कि ये कंपटीशन करना चाहता है, उस पर मुस्कुराया कि इसमें इतनी हिम्मत है। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। अब पागल है, मरा, मतलब उसको कह रहे हैं कि ये इससे भिड़ने जा रहा है, मरेगा अभी। लेकिन किसको कह रहे थे लोग? लुट्टन सिंह को। लेकिन उसको तो उससे लड़ना था। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमणों को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। अब उसने पैंतरा बदला। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया। अब उसने बीच में ही राजा साहब ने कुश्ती को रोक दिया और उसको बुलाया कि तुम मेरे पास आओ एक बार, और समझाया। क्या समझाया? उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ, कि तुम्हारे वश की बात नहीं है। किससे लड़ना? चांद सिंह से लड़ना तुम्हारे वश की बात नहीं है, क्योंकि ये तो शेर का बच्चा है, तुम इससे नहीं भिड़ पाओगे, जीत नहीं पाओगे। इस तरह से उसको, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं किया। उसको कहा कि तुम तो जाओ, तुम इससे नहीं भिड़ पाओगे। लेकिन बाद में जो है आगे क्या होता है इस स्टोरी में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।